हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 13 अगस्त की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट हर्टिंग द नागा पीस प्रोसेस। अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम पहले ही नागा पीस प्रोसेस पे साइन हुआ था, लेकिन कह रही हैं कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी की वजह से है जो नागा पीस प्रोसेस में हर्डल्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इंडिकेट नागा पीस प्रोसेस इज लाइकली टू फेस हर्डल। अभी क्या है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है उसने रिलीज़ की है कि जो 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था उसकी डिटेल्स को रिलीज़ किया है। और उनका कहना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड्स थे कुछ ना कुछ उसके वर्ड्स को क्या किया, डिलीट किया गया। ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुहिया हैज रिलीज द डिटेल्स ऑफ 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट स्टेटिंग डिलीशन ऑफ की वर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ ना कुछ वर्ड्स को क्या डिलीट किया। ठीक है। अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो साइन किया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा ने, ठीक है, वो एक बेसिस था जिस पे हमें फाइनल डील किया था ऑन द लॉन्ग पेंडिंग नासा इशू। जो भी नागा का इशू चल रहा था, जो इतने टाइम से पेंडिंग था, उस पे हमने क्या किया था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, उसी पे हमने क्या किया था, उसके बेसिस पे हमने फाइनल डील किया था। लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कि यार इसमें तो कुछ ना कुछ इन्होंने वर्ड्स क्या डिलीट किया। 30 जून को आपने ये भी हमने पढ़ा था कि 30 जून को सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया था जो आफ्सपा एक्ट था 1958 को नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए आफ्सपा एक्ट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब क्या नागालैंड का इशू क्या है, देखो, जब से हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ है तब से नागा ग्रुप क्या करता है, वो बोलता है कि अरे हमारी अपनी आइडेंटिटी अलग है। और वो क्या कहता है कि इंडिया के यूनियन के जो ग्रुप है, मतलब कि हमारा यूनियन ऑफ इंडिया से वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि वो अपनी स्टेट क्या मांगता है। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द अंगाई जाकोफिजो नागालैंड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ सॉवरेन नागा स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है। जिस तरह आपको पता है यार पाकिस्तान तो अलग हो गया था, उसी तरह क्या नागालैंड भी चाहता है कि हमें अलग अपना ग्रुप चाहिए, हमें अलग अपनी कंट्री चाहिए। ठीक है। तो किसके अंडर, अंगामी जाकोफिजो की लीडरशिप के अंडर नागालैंड ने 14 अगस्त 1947 को अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हम सोवरेन नागा स्टेट है। ठीक है। जो नागा, जिसमें नागा स्टेट है, इसमें मोर देन 60 ट्राइब्स हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन या जो नेबरिंग कंट्री म्यांमार उसमें क्या हुई, स्प्रेड हुई हैं। जो नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है वो ग्रेट नागालैंड, मतलब कि जो अपनी कंट्री है ग्रेट नागालैंड को डिमांड करती है, जिसके अंदर जो भी नागा इनहेबिटेड एरियाज है कॉन्टिन्यूस, मतलब कि जो भी कॉन्टिन्यूस या बॉर्डर्ड एरियाज हैं जिसमें नागा लोग रहते हैं अलोंग विद नागालैंड, जिसके अंदर कुछ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, असम, अरुणाचल और मणिपुर, और साथ में साथ कुछ जो लार्ज पार्ट है म्यांमार का, उसको क्या बोलती है, उसको कहती है कि यार मुझे ये चाहिए। दे ऑल्सो डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और वो साथ में सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड करती हैं। ठीक है। तो ये ऑरेंज एरिया आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं जो नागा ट्राइब्स हैं या जो नागा ग्रुप है वो जो बसे हुए हैं, जो उनका हैबिटेट है, और वो किस एरिया को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ये एरियाज और जो साथ में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर जो म्यांमार का कुछ एरिया वो हमें दे दिया जाए, जहाँ पे हम क्या ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। राज्यसभा फंक्शनिंग शोज इंप्रूवमेंट इन रिसेंट एरियाज। पिछले कुछ सालों से देखा गया कि राज्यसभा की जो फंक्शनिंग में है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको पता है राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने देखा मिला है कि काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द राज्यसभा इन रिसेंट टाइम। जो हाउस प्रोडक्टिविटी वो 104% नोटिस की गई है ड्यूरिंग द 249 सेशन, बाकी 250 सेशन में 99% और 251 सेशन में 56% जो हाउस प्रोडक्टिविटी है वो नोट करने को मिली है। बाकी जो लेजिस्लेटिव आउटपुट भी अच्छा देखने को मिला है। 65 बिल से ज़्यादा क्या हमने पास किए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेशन, इंक्लूडिंग द सम मेजर बिल जैसे ट्रिपल तलाक बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्सेट्रा। तो कुछ मोर देन 65 बिल्स हमने क्या पास किए हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जो अटेंडेंस है वो भी बढ़ी है, जो कि 2017-19 में 42.9% थी, वो 2019-20 के सेशन में 50.73% है। तो इससे पता चल रहा है कि जो राज्यसभा की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है। अब राज्यसभा का आपको पता होगा ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन ये है कि हर 2 साल बाद क्या होता है, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। इवन तो राज्यसभा हैज़ बीन गिवन लेस पावर, आपको पता है राज्यसभा को हमने लेस पावर दिए हुए थे एज कम्पेयर टू लोकसभा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। क्यों, ये क्या करती है, जो भी लोकसभा बिल पास करती हैं उनकी जो नेचर है उन्हें को चेक करती है कहीं वो हास्टी तो नहीं, डिफेक्टिव तो नहीं है, या फिर इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन तो नहीं है। ठीक है। उन्हें रिवाइज करती है, उन्हें थॉट करती है। इसमें क्या होता है, काफ़ी एमिनेंट प्रोफेशनल्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, हु कांट फेस डायरेक्ट इलेक्शन, आपको पता है। ये करती है जो हमारा फेडरल की एक इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करके रखती है। बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू, इसके पास पावर्स भी होती है कि कोई भी लॉज भी बना सकती है स्टेट लिस्ट में, या फिर जो
न्यू ऑल इंडिया सर्विस को भी क्रिएट कर सकती है अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, सो गाइस आपको पता होना चाहिए किस तरह से राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है वो पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुई है। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कमेटी ऑन क्लोज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो असम अकॉर्ड जो साइन हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट और जो असम मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनके बीच में असम अकॉर्ड साइन हुआ था। कब हुआ था, जब 6 साल जो एजिटेशन चला था 1979 से 85, उसके एंड में साइन हुआ था अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन इनटू असम। अब जो क्लोज 6 है असम अकॉर्ड का, ये क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड, हमें मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हमें लोगों को प्रोवाइड करने हैं टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असामीज पीपल। ठीक है, अब इसमें क्या दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि आखिर भी कौन से सेफगार्ड्स आप देना चाहते हो और इसमें असामीज पीपल हैं कौन, कौन से असामीज पीपल एलिजिबल हैं। ठीक है, असम अकॉर्ड खुद का मानता है कि जो 24 मार्च 1971 से पहले लोग आए थे वही असम के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद के जो लोग हैं वो असम के सिटीजन नहीं हैं। ठीक है, अभी क्या कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी के कुछ मेंबर्स ने इंडिपेंडेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लोज 6। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या असामीज पीपल की जो डेफिनेशन है वो है, इट शुड इंक्लूड इंडिजिनस ट्राइब्स, अदर इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ असम, ऑल द अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ असम एंड इंडिजिनस असामीज एंड देयर डिसेंडेंट ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1951। जो लोग 1 जनवरी 1951 से पहले या उस तक जब रह रहे हैं उन लोगों को क्या असामीज पीपल की डेफिनेशन में डाला है। कुछ सर्टेन सेफगार्ड भी प्रोवाइड किए असामीज पीपल को, जैसे कोटा दिया है, गवर्नमेंट जॉब्स में लैंड राइट्स दिए हैं, लिंग्विस्टिक, कल्चर, सोशल राइट दिए हैं और उनको प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट रिसोर्स एंड प्रोडक्ट और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, असामीज लैंग्वेज विल कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया किस तरह से जो अभी असम अकॉर्ड के क्लोज 6 पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी बैठी थी उसने क्या क्या काम किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट पुश सीज प्लेयर्स लाइनिंग अप टू मेक सोलर इक्विपमेंट। ठीक है, अभी क्या है, देखो हम चाह रहे हैं कि हम जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उससे ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम बूस्ट करें ताकि हम इंपोर्ट्स पे अपना डिपेंडेंस कम कर सकें। तो अभी क्या है, कुछ प्रपोजल्स आए हैं डोमेस्टिक प्लेयर से भी और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से भी। ठीक है, कितने ओवर 10 गीगावाट ऑफ फ्रेश सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, हमने कुछ रिक्वेस्ट मिली है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर से, जिससे ये इंडिकेट होता है कि हम जल्द ही जो सोलर स्पेस में हैं अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। ठीक है, प्रपोजल्स फॉर ओवर 10 गीगावाट ऑफ फ्रेश सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग रिसीव्ड फ्रॉम अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिकेट अर्ली रिजल्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पुश इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इंडिया का एम यही है कि हमने जो इंडिया को सोलर कैपेसिटी बनाना है 100 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी बनाना है 2022 तक। ठीक है, जो कि अभी 31 गीगावाट की है अक्टूबर 2019 तक। हम क्या चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इतना बूस्ट करें ताकि हम जो अपनी कोस्ट कम्पिटिटिवनेस उससे इंप्रूव कर सकें और जो इंपोर्ट्स पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस कर सकें। अब क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं कि जाके हम जो अपनी सोलर इक्विपमेंट के जो इंपोर्ट्स हैं उस पर जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस कर सकें। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया, जो कस्टम ड्यूटी है उसे क्या किया है, मतलब स्टार्ट किया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लिवाई करेगी 20 to 40% जो भी सोलर इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स होंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स है उन्हें खरीदेंगे। अभी क्या किया है, जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम स्टार्ट करी है, जो भी लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सोलर इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी वो हैं, मतलब कि पार्ट्स जैसे इनगोट, वेफर सेल, जो भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे उन लोगों को जो गवर्नमेंट क्या करेगी 5% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। बाकी क्या करेगी, कुछ उसने क्या करा है, जो भी चाइना या मलेशिया जो सोलर इक्विपमेंट से रिलेटेड जो इंपोर्ट आता है उन्हें उन पे क्या करेगी, कुछ ड्यूटीज इंप्लीमेंट करेगी ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनको सेफ गार्ड रखा जाएगा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट ऑफ द सोलर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया। सो गाइस आपको पता चल गया है कि क्या क्या स्टेप्स हमने लिए गए हैं, किस तरह से हम बेसिक कस्टम ड्यूटी वहाँ पे लिवाई करेंगे, किस तरह से जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वो सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स खरीदेंगी और हम 5% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे जो लोग डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो चाइना या मलेशिया से जो इंपोर्ट होता है उस पर भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, डिस्पाइट ए 20 गीगावाट डिमांड फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज करंट एवरेज एनुअल कैपेसिटी इज ओनली 3 गीगावाट। अभी जो इंडिया की करंटली जो एवरेज एनुअल कैपेसिटी है वो सिर्फ कितनी है, 3 गीगावाट है, विद नियरली जो कि हमारी 80% जो इनपुट्स या कंपोनेंट्स है वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं। अब इश्यूज़ क्या है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इतना पीछे क्यों हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। देखो पहली बात ये है कि जो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसमें जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो हर 8 से 10 महीने में क्या करनी पड़ती है, हमें अपग्रेड करनी होती है। ये नहीं कि भी एक बार बना लिया तो बस हो गया काम, नहीं, हमें इसे हर 8 से 10 महीने बाद क्या करनी पड़ती है, अपग्रेड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने देख लिया किस तरह से जो सोलर इक्विपमेंट में किस तरह से गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को दिख रहा है कि हाँ यार हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं।
मॉरिशियस स्ट्रगल्स टू कंटेन मैसिव ऑयल स्पिल फ्रॉम डैमेज शिप। अभी क्या है, मॉरिशियस ने एनवायरमेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। क्यों? अभी क्या है, एक शिप है वो क्या हो गई, वहाँ पे उस शिप में से जो क्रूड ऑयल है काफ़ी टन्स में क्या हुआ, वहाँ से लीक हो गया है, जिस वजह से मॉरिशियस ने एनवायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, मॉरिशियस हैड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर अ ग्राउंडेड शिप ऑफ इट्स कोस्ट इज सेड टू बी लीकिंग टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ओशंस में जो पोल्यूशन का सबसे मेन कारण यही है कि बहुत सारा कि जो हमेशा क्या क्रूड ऑयल या फिर कोई पेट्रोलियम ऑयल क्या है कभी ना कभी लीक होते रहते हैं। ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट एब्यूंडेंट पोल्यूटेंट इन द ओशन। अबाउट 3 मिलियन जो मैट्रिक टन ऑफ ऑयल कंटेमिनेट्स द ओशन एनुअली, मतलब एनुअली अगर देखा जाए ओशन को हर साल 3 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल क्या करता है, कंटेमिनेट करता है। अब इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, मॉरिशस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लीक जहाँ पे हुआ है, जिस साइड पे हुआ है उसका नाम है पॉइंट दे इसने रीजन, और ये रीजन मॉरिशस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सेंचुरीज हैं रे ऑफ रेयर एंड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ, और साथ में मैराइन पार्क भी है विद प्रिस्टाइन प्रोटेक्टेड कोरल रीफ्स भी हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे ऑयल लीक हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी कितना एक्वेटिक लाइफ है जिसको सीधा सीधा हानि पहुँचेगी। दूसरा, इकोनॉमी पे उनका क्या असर पड़ेगा? देखो, मेनली क्या है, वो अपने फूड और फूड के लिए किस पे, फिशेस पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, मॉरिशस डिपेंड्स प्राइमरी ऑन इट्स सी फॉर फूड और टूरिज्म, दोनों पे इनका इफेक्ट पड़ेगा। स्पिल थ्रेटन्स टू परमानेंटली डिस्ट्रॉय इट्स इको टूरिज्म। अब ये ऑयल स्पिल की वजह से क्या है, जो इसका इको टूरिज्म को वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट है जो मॉरिशस को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या मेजर्स ले सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए, जो ऑयल इसमें स्प्रेड हुआ है उसे क्या मेजर ले सकते हैं कि हम इसको रोक सकें। ठीक है, फ्लोटिंग बूम्स हमें क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग बूम्स को प्लेस कर सकते हैं। जहाँ पे भी स्पिल हुआ है, जहाँ पे ये लीक हुआ है, वहाँ पे हम फ्लोटिंग बूम्स को प्लेस मतलब रख सकते हैं। उससे क्या होएगा, जो फर्दर जो ऑयल की स्प्रेडिंग है वो नहीं होएगी, या होएगी भी तो बहुत कम होएगी, या फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग बूम्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड द सोर्स ऑफ स्पिल और टू रिड्यूस और प्रिवेंट फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ सोर्बेंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे स्ट्रो, वोल्केनिक ऐश या शेविंग्स ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, जो वाटर के अंदर से जो भी ऑयल है उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, स्कीमर्स या ऑयल स्कूप्स इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं बोट्स में। इससे क्या आएगा, जो भी कंटेमिनेंट्स होएगा वाटर सरफेस में उसे क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, स्कीमर्स और ऑयल स्कूप्स कैन बी डिप्लॉयड ऑन टू बोट्स टू रिमूव द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द वाटर सरफेस। ठीक है, तो सो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह से हम जो मॉरिशस क्या, पहले हमने देख लिया कि किस तरह से मॉरिशस में क्या ऑयल लीक हुआ है, फिर हमने क्या देखा मॉरिशस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे क्या हम इसे एड्रेस कर सकते हैं। अब जरा कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। RBI asked urban cooperative banks to implement system-based asset classification। अभी ये जो system based asset classification का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो assets हैं उसे क्लासीफाई कर देते हैं कि कौन से जो assets हैं वो डाउनग्रेड हो रहे हैं और कौन से assets क्या होते हैं जो अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन करेगा, जो भी बैंक्स का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खुद क्लासीफाई करेगा इन एन ऑटोमेटेड मैनर ऑन एन ऑन गेट, मतलब ऑटोमेटिक मैनर में खुद ही करेगा। इसका एम क्या है हमारा, इसका एम यही है कि इससे हमारी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी इंप्रूव होगी ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका एसेट्स टोटल या तो 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या फिर वो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसे पूरा कर रहा है, उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा ये सिस्टम बेस्ड एसेट क्वालिफिकेशन 2021 से। रिसेंटली के जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आया था, उसने आरबीआई को ग्रेटर रेगुलेटरी पावर दे दी है ओवर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको ड्यूली गवर्न किया जाता है रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और साथ में आरबीआई। लेकिन अब क्या है, अभी जब ये ऑर्डिनेंस आया 2020 का, तब से क्या है, आरबीआई के पास ज़्यादा रेगुलेटरी पावर्स है टू रेगुलेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। गवर्नमेंट पैनल ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोटोकॉल डिस्कस डिलीवरी मैकेनिज्म। अब क्या आपको पता है रशिया ने अपना पहला वैक्सीन निकाल दिया है, तो उसके ऊपर क्या अभी एक मीटिंग हुई है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार क्या है, जो ये एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पे मिला है, उन्होंने मीटिंग करी है। उन्होंने क्या डिस्कस किया है, उन्होंने डिस्कस किया है कि हमें कुछ क्रिएट करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीन। उन्होंने क्या किया, स्टेट्स को एडवाइस किया, कोई भी सेपरेट कोई अपना अलग से रास्ता नहीं बनाएगा कि डायरेक्ट वो परचेज कर ले, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। इट एडवाइस ऑल द स्टेट नोट टू चार्ट सेपरेट पाथवेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप्स ऑफ वैक्सीनेशन। इन्होंने डिस्कस किया है कि हमें किस पॉपुलेशन ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब कितना हमें चाहिए कि हम जो कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं उन्हें परचेज कर सकें, या फिर वेरियस अदर ऑप्शंस ऑफ फाइनेंसिंग द स्कीम हमें क्या करना है। और क्या डिस्कस किया, प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। क्या मैकेनिज्म आप जब परचेज करोगे कोविड-19 वैक्सीन को, तो क्या मैकेनिज्म आप यूज़ करोगे, इन सबको क्या किया इन्होंने डिस्कशन किया। किसने, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मैकेनिज्म। देखो, ये मैकेनिज्म क्या
है CSIR क्या है, इस पे वर्क करिए ऑन डेवलपिंग मेगा लैब्स। आपको पता है काउंसिल ऑफ जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो ऑलरेडी वर्क करे किस पे, मेगा लैब्स पे, जहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन है उसे यूज़ किया जाएगा किसके लिए, ताकि हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकें। जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन है ये एक DNA सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है विच कैन सीक्वेंस एंटायर ह्यूमन जीनोम इन अ सिंगल डे। देखो एनजिस मशीन्स क्यों हम यूज़ करते हैं, देखो ऑफकोर्स ये तो हमने बता ही दिया, ये क्या करती है, डिटेक्ट कर देती है पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ द वायरस, मतलब अगर वायरस आने वाला है तो भी ये डिटेक्ट कर देती है, इवन इन द सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द ट्रेडिशनल RT-PCR मिसेस आउट ऑफ द, मतलब कि जहाँ पे जो RT-PCR जो टेस्ट है वहाँ पे जो फेल हो जाते हैं, वहाँ पे क्या है जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन है वो डिटेक्ट कर देते हैं उस वायरस को, ठीक है। ये करती है ट्रेस करती है इवोल्यूशनरी जो भी वायरस की जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब किस तरह से वो जन्म लिया, किस तरह से या फिर वो रेप्लिकेट हुआ, वो सारी की सारी हिस्ट्री क्या है, ट्रेस करती है। इट ट्रेसेस द रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वायरस एंड ट्रैक म्यूटेशंस मोर रिलायबली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट लॉस थ्रेटन्स हॉर्नबिल। अभी क्या है, एक सैटेलाइट डाटा है उसने पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन रेट चल रहा है पपुआ में रिजर्व फॉरेस्ट से उससे हॉर्नबिल्स को बहुत ज़्यादा खतरा है। देखो जो पपुमा रिजर्व फॉरेस्ट है वो हैबिटेट है 3 हॉर्नबिल स्पीसीज का मेनली। देखो इंडिया में क्या है 9 हॉर्नबिल स्पीसीज हैं। जो PRF है वो 3 हॉर्नबिल स्पीसीज का होम है, मेनली ग्रेट ब्रेथरेन एंड ओरिएंटेड पीर। जो PRF है कहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में है, बिटवीन द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल्स क्या है, इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी बोलते हैं या फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज। जो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं उनके सीड्स के खुद ही डिस्पर्स करते हैं। इंडिया के पास 9 हॉर्नबिल स्पीसीज हैं, जिसमें से जो 4 स्पीसीज हैं वो हमारे वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से अगर जो पपुमा रिजर्व फॉरेस्ट है अगर इसका डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो जो हॉर्नबिल स्पीसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके हैबिटेट को खतरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी ग्रासेस। जो रिपोर्ट आई है अभी UNEP के द्वारा, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उन्होंने इंपॉर्टेंस हाईलाइट करी किसकी, सी ग्रास की टू द एनवायरनमेंट और पीपल। मतलब सी ग्रास कितनी इंपॉर्टेंट है हम इंसान के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। सी ग्रासेस क्या है, मराइन फ्लावरिंग प्लांट है, ये हर जगह पाए जाते हैं, शैलो वाटर्स में भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में भी पाए जाते हैं और आर्कटिक सर्कल में भी पाए जाते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, ये क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो फूड सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये फिशेस का खाना होता है और फिर फिशेस किसके लिए खाना है, फिशेस प्रोटीन है और बहुत सारे लोग क्या है इन्हें कंज्यूम भी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी वेलबींग थ्रू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम फिश प्रोडक्शन। ये क्या वाटर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है, कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इरोजन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, और क्या करती है, कार्बन भी कैप्चर करती है और कार्बन को स्टोरेज भी करती है, ठीक है। सी ग्रासेस देखने को मिल रहा है 1930 से ये ग्लोबली क्या डिक्लाइन कर रही है, हर साल डिक्लाइन कर रही है और हर साल देखा गया 7% का कहीं ना कहीं लॉस हो रही है वर्ल्ड वाइड पर ईयर, ठीक है। तो अब देख सको कि सी ग्रास भी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं आइस पिंगल रही है, कहीं सी ग्रास खत्म हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे, दैट इज द लक्षद्वीप कोरल। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है, उन्होंने देखा है कि कोरल्स जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में पाए गए हैं कैन प्रोवाइड न्यू इनसाइट्स ऑन इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की कुछ न्यू खबर हमें दे सकता है कौन, कोरल्स जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। देखो जो कोरल सरफेस पे जो बैंड ग्रो होते हैं वो कुछ रिवील करेंगे पैलियोमेट्रिक कंडीशन। देखो पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, तो उन कंडीशंस को बताएगा, रेनफॉल के बारे में बताएगा, एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर के बारे में बताएगा, या फिर कुछ एस्पेक्ट जो पास से हैं उनके बारे में हमें बताएगा। कोरल रीफ्स क्या होते हैं आपको पता होगा, ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें क्या होता है, मेनली मेराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, देखो मेनली क्या होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्हें कोरल बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली देखो अगर आप समुद्र के नीचे होते हैं ना, ये फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, उन्हें कोरल्स बोलते हैं। जो मेजरली देखो ये गाइस लास्ट वाली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि इंडिया में कोरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कोरल जो इंडिया में पाए जाते हैं मेनली गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। सो गाइस यहाँ पे आज 13 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स मैंने खत्म कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।